नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम UGC नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो इस कोर्स की आज कक्षा संख्या 41 है। तो इस नई कक्षा को शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने अपनी क्रिया के ऊपर जो चर्चा थी उसको आगे बढ़ाया था। उसमें हमने देखा था प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। प्रेरणार्थक क्रिया वैसी क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवाता है। जैसे कि वह खाना बनवा रहा है, ठीक है, मोहन कपड़े धुलवाता है, तो ऐसे करके ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद हमने नाम धातु के बारे में देखा था। नाम यानी कि संज्ञा, तो संज्ञा विशेषण से बने जो भी धातु होते हैं वो नाम धातु कहे जाते हैं, ठीक है। नाम धातु के बाद पूर्वकालिक क्रिया और तत्कालिक क्रिया के बारे में हमने समझा था। पूर्वकालिक क्रिया मतलब कोई क्रिया जो एक क्रिया हुई और तुरंत उसके बाद कोई दूसरी क्रिया, तो जो पहले वाली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उसने नहाकर भोजन किया, तो नहाकर जो शब्द हो गया पूर्वकालिक। तात्कालिक कि कुछ हुआ उसके तुरंत बाद जो क्रिया हुई, जैसे वो सुनते ही दौड़ पड़ा, तो सुनते ही दौड़ पड़ना तत्काल, मतलब किसी चीज़ के प्रभाव से दूसरा चीज़ तुरंत हो जाना, वो तात्कालिक क्रिया कही जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने काल और वाच्य के बारे में देखा था थोड़ा सा संक्षेप में। काल क्या है? क्रिया कहीं क्रिया के रूप में अंतर जब दिखाते हैं ना अलग अलग शब्दों से, तो वो रूपांतर होता है जिसमें हमें क्या पता चलता है कि क्रिया का समय क्या है, वर्तमान में हो रही है या फिर पास्ट में, भूत में हुई है या फिर फ्यूचर में यानी कि भविष्य में होने वाली है, इसका पता चलता है काल के माध्यम से, ठीक है। फिर हमने वाच्य के बारे में समझा था कि वाच्य क्या है कि क्रिया का रूप जो बदलता है उसका लिंग वचन जो भी वह किसके हिसाब से होगा, कर्ता के हिसाब से होगा या कर्म के हिसाब से होगा या खुद क्रिया के हिसाब से होगा या किसी भाव के हिसाब से होगा, ये हमारा वाच्य तय करता है। तो उसमें 3 तरह के वाच्य थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में भाव या क्रिया की प्रधानता होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने वाच्य के बारे में पढ़ा था। अब आगे हमने अपनी चर्चा बढ़ाई थी अविकारी, क्योंकि यहाँ तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो चारों वर्ग हैं ये विकारी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनका रूप परिवर्तन होता है विभिन्न परिस्थितियों में। अगला जो वर्ग है वो है अविकारी शब्दों का, जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो हमने क्रिया विशेषण के ऊपर चर्चा अपनी शुरू की थी, तो अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, हमने बताया था कि जो क्रिया विशेषण शब्द होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण की भी बताता है और दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो क्रिया का जैसे मैंने यहाँ दिया था एग्जाम्पल, ऐसे ही विशेषण में देखो, जो हमने प्रविशेषण पढ़ा भी था, तो प्रविशेषण भी शब्द यूज कर सकते हो क्रिया की विशेषण की विशेषता बताने वाला, लेकिन ये खासियत क्रिया विशेषण की भी होती है, ठीक है। तो जैसे राम बहुत तेज है, ठीक है। तेज क्या हो गया? विशेषण। और बहुत ये हुआ क्रिया विशेषण, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल जो हमने देखा था कि राम तेज दौड़ता है, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिख दो कि राम बहुत तेज दौड़ता है। तो दौड़ता है ये तो हो गई क्रिया, ठीक है। तेज ये क्या हो गया? ये तो एक क्रिया विशेषण है ही, क्यों है क्रिया विशेषण? क्योंकि ये दौड़ता है की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब एक और शब्द अपना आ गया यहाँ पे, बहुत, ठीक है। अभी बहुत क्या हो रहा है? ये तेज की विशेषता बता रहा है कि तेज तो कितना तेज, तो बहुत तेज। तो यहाँ ये क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है,
क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत। तो इस तरह से क्रिया विशेषण ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, तो यही बहुत, काफ़ी, धीमे, तेज, यहाँ, वहाँ, ये सब शब्द क्या हैं? ये सब क्रिया विशेषण हैं। और आपने देखा था कि ये विशेषण भी थे। ठीक है, तो यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि यहाँ विशेषता किस चीज़ की बता रहा है। अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो वही शब्द विशेषण होगा, लेकिन अगर वो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है या क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है तो वो क्रिया विशेषण होगा। तो अब मैंने बताया था ना जो विशेषण का ट्रिक, उसके साथ कोई संज्ञा रख के देख लो। अगर वैसा होता है तो शब्द विशेषण है। वाक्य में आपको तय करना पड़ेगा कि वाक्य किस तरह का है, वहाँ वो शब्द किसकी विशेषता बताने आया है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने आया है तो विशेषण है। अगर वो क्रिया की विशेषता बताने आया है या दूसरे विशेषण या फिर क्रिया विशेषण की विशेषता बताने आया है तो वो शब्द क्रिया विशेषण होगा। तो इसके ही भेद हैं, बहुत भेद में विस्तार में नहीं जाएंगे, बस ऐसे संक्षिप्त में देख लेते हैं। इसको भी मिटा देता हूँ मैं, पांचों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्रिया विशेषण के ऊपर चर्चा शुरू कर ही दी है। चलिए, अब ये क्रिया विशेषण के नीचे ही स्टार बना के ऐसे क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा स्थानवाचक। ठीक है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, ये सब क्या हो जाएंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैं वहाँ गया, तो गया कहाँ गया? तो वहाँ, तो ये जाने की विशेषता बता रहा है, तो स्थानवाचक। ऐसे ही कालवाचक, अभी, अभी, कब, तुरंत। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब स्थानवाचक हो गए। तुम कब जाओगे? ठीक है, तो जाना की विशेषता बता रहा है कि कब जाओगे। रीतिवाचक, जैसे धीमे, ठीक है, तेज, कैसे, आसानी से। तो ये सब शब्द क्या है? ये अपने हो गए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह धीमे जा रहा है, वह तेज जा रहा है। ठीक है, वह तेज बोल रहा है, तो बोलना की विशेषता बता रहा है कि कैसे बोल रहा है। रीति मतलब करने का तरीका, कैसे। ठीक है, ऐसे ही परिमाणवाचक सॉरी, परिमाणवाचक यानी कितना, इतना, थोड़ा, ज़्यादा, मतलब जो परिमाण बताए वैसे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहे जाएंगे। जैसे उसने थोड़ा खाया, ठीक है, उसने ज़्यादा बोला, तो इस तरह के शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि वो विशेषण की विशेषता बता रहे हैं और परिमाण बता रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्रिया विशेषण। अब अगला देखते हैं संबंध बोधक। देखो, संबंध बोधक नाम में क्या है? संबंध है, तो संबंध तो बताएगा ये, लेकिन अब किस चीज़ का वो हम देख लेते हैं।
संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होते हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताते हैं। यानी एक शब्द है संज्ञा या सर्वनाम, दूसरी कोई क्रिया है, उन दोनों को जोड़ने के लिए जो आप शब्द प्रयोग करोगे ना, वो संबंध बोधक कहे जाते हैं, और इंग्लिश में इसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहा जाता है? संबंध बोधक। ठीक है, जैसे देखो इंग्लिश प्रीपोजिशन आप सुने होगे ना, इन, ऑन, अंडर, ओवर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, ये सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशन अंग्रेजी के, वही चीज़ है ये संबंध बोधक। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, आप कह सको मैं, आप घर के अंदर बैठे हैं तो आप कहोगे कि मैं घर, मान लो मैं यहाँ कोई शब्द छोड़ रहा हूँ, घर हो गया हमारा संज्ञा है। ठीक है, यहाँ हूँ हो गया, ये हमारी क्रिया हो गई। अब यहाँ आपको ये हो गया संज्ञा, ये हो गई अपनी क्रिया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कुछ तो ऐसा शब्द आपको लग रहा है ना कि यहाँ कुछ तो शब्द लगाना पड़ेगा, घर पर हूँ या घर में हूँ, कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा ना। तो यही जो में, पर, ये सब जो शब्द आते हैं ना, जो संज्ञा और क्रिया को जोड़ते हैं, ये क्या कहे जाते हैं? संबंध बोधक। जैसे देखो अगला, सोहन सोहन को पता है कि सोहन छत पे सोता है, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा कोई ना कोई एक शब्द। छत अपना संज्ञा हो गया, सोता है क्रिया हो गई, तो यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ तो कोई एक शब्द आएगा, तो ये जो शब्द होते हैं ना पर, ये हो जाते हैं, यही होगा संबंध बोधक। तो अविकारी हैं, क्यों? देख रहे हो कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें सोहन लिख रहे हो कि सीता लिख रहे हो कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कि एक वचन है कि बहुवचन है, ये सब शब्द नहीं बदलते हैं। तो में, पर, ठीक है, से, के ऊपर, के नीचे, ठीक है, के सामने, तो ये सब शब्द क्या कहे जाएंगे? संबंध बोधक। और ये अविकारी हैं या अव्यय हैं, क्योंकि इनका रूप किसी भी हालत में बदलता नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया संबंध बोधक। अगला देखते हैं समुच्चय बोधक। अब मैं तीनों को एक ही साथ बता देता हूं। ठीक है, यहाँ समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, चलिए नहीं एक साथ नहीं, वैसे ही देख लेते हैं। समुच्चय क्या होता है? मतलब अगर इसको इंग्लिश में दोगे तो उसको सेट कहते हैं। सेट, किसी चीज़ का सेट बनाना। तो समुच्चय मतलब किसी चीज़ को जुड़ना। ठीक है, जोड़ने के लिए, कुछ समुच्चय बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए जो शब्द आएंगे ना, वो समुच्चय बोधक। तो इनका काम ही है या तो ये दो वाक्यों को, या दो शब्दों को, दो पदों को, ठीक है, इनको जोड़ते हैं। तो पद भी हो सकते हैं, वाक्य भी हो सकते हैं, और पदबंध भी हो सकते हैं। अभी पदबंध क्या है, वाक्य क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये तो चलो अभी वाक्य पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो
कि दो शब्द हो गए या दो वाक्य हो गए, शब्द कहूँ या पद, पद अगर वाक्य में आ गया तो पद कहा जाता है, शब्द ही पद बन जाता है, मैंने आपको कल बताया था। तो दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहे जाते हैं, समुच्चयबोधक। तो मैं लिख रहा हूँ कि दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। जैसे अब कहोगे कि राम और श्याम, तो ये दो शब्द हो गए, ठीक है, राम और श्याम हो गए, राम हो गया एक श्याम हो गया, तो इनको जोड़ना हो तो क्या लगाओगे और। ऐसे जैसे दो वाक्य है कि राम बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, ठीक है, राम उत्तीर्ण होगा, ठीक है। मैं जान के ये छोड़ा हूँ कि हम लगाएंगे समुच्चयबोधक कि राम बहुत पढ़ता है, राम उत्तीर्ण होगा। आपको लग रहा है कि दोनों में संबंध तो है कि राम बहुत पढ़ता है इसलिए राम उत्तीर्ण होगा, तो इसको आप कैसे लिखोगे जोड़ के कि राम बहुत पढ़ता है इसलिए वह उत्तीर्ण होगा, ठीक है। तो यही है समुच्चयबोधक, ये दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ता है। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं जैसे कि और, या, अथवा, इसलिए, अतः, क्योंकि, ठीक है, ये सब जो भी शब्द हैं ये समुच्चयबोधक में आएंगे। अब संबंध बोधक और समुच्चयबोधक में कंफ्यूज मत होना। देखो समुच्चयबोधक का क्लियर है, वो किसी संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ेगा बस, लेकिन ये सेम तरह की चीज़ों को जोड़ता है, या तो दो पद होंगे या फिर दो वाक्य होंगे, एक तरह की चीज़ें उनको जोड़ने के लिए परस्पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब अगला विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, तो नाम में ही छिपा है ना कि विस्मय प्लस आदि, मतलब विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, जो भी ये भाव है ना जो हमारे मनुष्य के मन में आते हैं, जितने भी भाव विचार हैं इस तरह के, उनको सूचित करने के लिए जो शब्द कि मतलब वो शब्द सुनते ही आपको पता चले कि हाँ यहाँ हर्ष है, कि यहाँ दुख है, कि यहाँ मतलब आश्चर्य हो रहा है, तो इस तरह के शब्द क्या कहे जाते हैं, विस्मयादि बोधक। तो हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को सूचित करने वाला शब्द जो होगा वो क्या कहा जाएगा, विस्मयादि बोधक। जैसे कि आहा, कोई खुशी की बात होती है ना, आहा कितना मजा आया, या फिर आ, ये दुख के टाइम पे आ हो गया, ठीक है। वाह, किसी को शाबाशी वगैरह देना है तो हम क्या बोलते हैं, वाह। हाँ, कोई मायने नहीं रखता कि सामने स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि कितने लोग हैं, ये सब शब्द नहीं बदलते हैं। किसी को संबोधन संस्कृत में चलता था ना, हे प्रिय, हे राम, हे सीते, ठीक है, अरे सर, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी शब्द हैं ना, जिनसे आप मन के मतलब बहुत सारे जो भाव आते हैं, कि अब एक शब्द में ही पता चलेगा कि यहाँ पे किस भाव से किस भाव का मतलब समावेश हुआ है उस व्यक्ति के अंदर, तो वैसे शब्द कहे जाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब एक अपना रह गया अंतिम अभिकारी में निपात। अगला निपात। निपात क्या है? किसी बात, मतलब क्या इसमें होता है कि कोई एक वाक्य है या कोई एक भाव है, अगर वो मतलब आप सिंपल वे से बोलोगे तो लगेगा कि वो सही है, लेकिन ये शब्द ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा उसमें और जोर दे देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो शब्द रहेगा या नहीं रहेगा तो कोई ज़्यादा अर्थ बदल जाएगा, लेकिन रहने से क्या होगा कि उस बात का वजन बढ़ जाएगा। जैसे आप बोलोगे कि मैं कल जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, एक सामान्य वाक्य है कि मैं कल जाऊंगा, किसी को आप बता रहे हो। अब आप इसको इस तरह से बोलो मैं कल नहीं जाऊंगा, तो ये क्या होता है ना, उस बात पे और ज़्यादा थोड़ा जोर देना है कि आप लोग कंफर्म रहो कि मैं कल जाऊंगा। ही लगा दिया तो ही लगाने से बस उसका क्या हुआ, उसमें उस बात को और वजन मिल गया। समझ रहे हो? तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ना कि किसी बात या भाव पे कुछ जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसको हटा दोगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा, बात तो वहीं रहेगी, लेकिन वो शब्द लगाने पे थोड़ा उसका जोर, उसका वजन बढ़ जाएगा। तो इस तरह के शब्द होते हैं वो निपात कहे जाते हैं, और ये नहीं बदलते हैं, इनके कुछ जो रूप हैं वहीं फिक्स हैं, वो नहीं बदलते हैं। जैसे मैं बताऊंगा दो चार शब्द आपको, जैसे किसी बात या भाव पर जोर देने के लिए प्रयुक्त शब्द। जैसे मैं कल ही जाऊंगा, तो यहाँ जो ये ही हुआ, ये क्या हुआ, निपात है। फिर जैसे कोई इंसान बोल रहा है कि खाने में क्या खाओगे आप, तो उसने बोला कि रोटी खाऊंगा, कि मैं रोटी खाऊंगा, तो भी सामने वाला समझ गया कि ठीक है, मतलब इसको खाने में रोटी चाहिए, कोई और चीज़ चावल पराठा ये सब नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा वही जोर देकर बोलते कि मैं केवल रोटी खाऊंगा, यानी कि अब सामने वाला को थोड़े से भी मन में संशय नहीं होना चाहिए कि उसको दूसरा चीज़ लाना है, वो इंसान केवल रोटी खाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्या अच्छी पुस्तक है, तब कहीं आश्चर्य दिखाने के लिए आपने, कोई पुस्तक आपको अच्छी लगी तो आपने ऐसे जोर देकर क्या अच्छी पुस्तक है, मतलब बहुत अच्छी पुस्तक है। अब यहाँ जो क्या लगाया आपने, ये प्रश्न नहीं पूछा आपने, ये क्या है, एक जोर देने के लिए आप ऐसे ही बोल सकते हैं अच्छी पुस्तक है, ठीक है, ये अच्छी पुस्तक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें वजन देने के लिए क्या अच्छी पुस्तक है। तो ये जो क्या आपने शब्द यूज किया ना, यही निपात है। ठीक है, तो इस तरह के भी शब्द प्रयोग होते हैं काफ़ी हिंदी में, तो ये अपना भी अभिकारी के अंतर्गत आएगा, पांचवा वर्ग निपात। तो इस तरह से अभिकारी शब्द के अंतर्गत जो भी हमने था एक बार संक्षेप में देख लिया, और अपने नीट वाले सिलेबस में इसके बारे में कुछ ज़्यादा ऐसा दिया भी नहीं है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। जो चीज़ें अगर कुछ मिलती जाएंगी जो हम हो सकता है कि हमें जानना जरूरी हो, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया अभिकारी शब्द या अव्यय, जिसमें हमने पढ़ा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे लिंग के ऊपर। एक टॉपिक और छूट रहा है लिंग, वचन और कारक, तो ये हमें देखना है। तो अभी लिंग के ऊपर आज चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिंग आप शुरू से सुनते आए हो। लिंग क्या करता है, ये क्या था, छ था ना, यहाँ ज, लिंग।
लिंग यानी कि जेंडर कह लो, सेक्स कह लो, कि क्या क्या है कि अपनी हिंदी में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, मतलब आप जो भी चीज़ें देख सकते हो, वो चाहे नर हो, मादा हो, निर्जीव हो, ठीक है, या फिर आंखों से परे जैसे ईश्वर हो गए, ठीक है, हवा, कुछ भी ऐसी चीज़ें, उन सबको दो ही कैटेगरी में मतलब बांटा गया है कि या तो पुल्लिंग होगी नहीं तो स्त्रीलिंग होगी। संस्कृत में क्या होता था कि एक जेंडर मतलब लिंग का अलग वर्ग बनाया गया था, नपुंसक लिंग भी, कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसके अंतर्गत आ जाती थी। लेकिन हिंदी में क्या किया गया है कि बस दो ही कैटेगरी है, या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग, चाहे वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, कुछ भी हो, इन्हीं दो वर्गों के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो ये हमें पहले ध्यान रखना है कि दो ही कैटेगरी में सारे हिंदी शब्दों को बांटा गया है, ठीक है। तो एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का बोध हो। नर या मादा, या मतलब ये मत समझना कि जैसे इंसान के नर और मादा होते हैं तो वैसे गुण मिल जाएंगे। अब कुर्सी को मादा बोल के फिर ऐसा कुछ आपको वैसी चीज़ नहीं मिलेगी कि वैसे मतलब प्राणियों की तरह डिफाइन कर पाओ कि ये स्त्रीलिंग, ये मादा है, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, कि वो उसको स्त्रीलिंग की भांति हमें वाक्य में प्रयोग करना है या फिर पुल्लिंग की भांति। तो इस चीज़ का पता जिससे चलता है बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसके भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, इसके बारे में हम कल देखेंगे। आज की कक्षा यहीं रहने देते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी हिंदी से लोग जुड़े हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये क्लास पहुंच सके और हम ज़्यादा लोग एक दूसरे से जुड़ सकें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।